हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य प्रशासन व्यवस्था की बात कर रहे थे और उनमें हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था की बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम मौर्य प्रशासन व्यवस्था को ही कंटिन्यू करेंगे, उनके आगे की व्यवस्थाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि मौर्य प्रशासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के बाद और कौन कौन से प्रशासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था में हमें नगर प्रशासन देखने को मिलता है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। आज के समय की बात करें तो आज भी हमें बड़े बड़े जो शहर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, तो उनको अच्छे से चलाने के लिए एक नगर प्रशासन भी देखने को मिलता है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जैसे चीज़ें देखने को मिलती हैं ताकि उसे और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो केंद्रीय प्रशासन तो देखने को मिलता ही है, प्रांतीय प्रशासन देखने को मिलता है। इसके अलावा भी जो बड़े बड़े नगर होते हैं उन्हें और बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक अलग से प्रशासन होता है, वह होता है नगर प्रशासन। और उसी में हमें नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसी तरीके से मौर्य प्रशासन की बात करें तो मौर्य काल में भी, मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में भी हमें नगर प्रशासन देखने को मिलते हैं। इनके जो बड़े बड़े नगर थे उन्हें संभालने के लिए, उन्हें और बेहतर तरीके से चलाने के लिए, इसके लिए एक नगर प्रशासन की भी जरूरत पड़ती थी, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के अलावे। तो और विशेषकर बात करें तो मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा क्षेत्र था और बहुत बड़ा नगर भी था मौर्य काल का। तो उसी के लिए विशेषकर बात करें तो नगर प्रशासन व्यवस्था थी, उसे अलग से बेहतर तरीके से चलाने के लिए नगर प्रशासन व्यवस्था थी। तो इसकी जानकारी, जो नगर प्रशासन है, इसकी जानकारी हमें मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में कहा है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन भी देखने को मिलते हैं ताकि कुछ कुछ जो एरिया, जो बड़े एरिया थे, उसे और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो ये बात मेगास्थनीज बोलते हैं अपनी इंडिका में। मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। आगे बात करें तो नगर का जो प्रमुख होता है उसे एस्टिनोमोई कहा जाता है। जो सिटी का हेड होते थे उन्हें एस्टिनोमोई कहा जाता था। और नगर प्रशासन, जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वह 30 मेंबर्स में बटे होते थे, 30 सदस्य में बटे होते थे। और ये 30 सदस्य 6 समितियों में विभाजित थे, यानी हर एक समिति में 5 मेंबर्स थे, 5 सदस्य थे। तो 6 समिति हैं, तो 6 समिति में 30 सदस्य हैं। तो यही नगर प्रशासन को संभालते थे। अब बात करें तो इन जो 6 समितियां हैं, इन 6 समितियों में जो पहली समिति है, वह पहली समिति क्या काम करती है? तो यह औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से संबंधित काम करती है। जो पहली समिति थी, इन 6 समितियों में जो पहली समिति थी वह इंडस्ट्रियल वर्क करती थी, प्रोडक्शन का काम करती थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का काम देखती थी। आगे बात करें तो दूसरी समिति जो थी वह विदेशियों के मामले को देखती थी, विदेशी मामलों की देखती थी, फॉरेन अफेयर्स को देखती थी कि विदेशों से उसके कैसे संबंध है, क्या है, कैसे सामान आ रहा है विदेश से, कैसे यहाँ से विदेश में सामान जा रहा है। तो विदेशी रिलेशनशिप, जो फॉरेन की जो रिलेशनशिप है, उसको देखती थी दूसरी समिति। बात करें तीसरी समिति की तो तीसरी समिति जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण करती थी, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करती थी। तो उस समय भी, मौर्य काल में भी हमें जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण देखने को मिलता है, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। तो उस समय भी ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल थे। आज भी हम देखते हैं कि बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो उस तरीके से मौर्य काल में भी देखने को मिलता है। और इसकी जानकारी सब हमें कहाँ से मिल रही है? इंडिका से मिल रही है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज अपनी इंडिका में वर्णन किए ये सब बातें। आगे बात करें तो जो चौथी समिति थी, ये चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन को देखती थी, यानी ट्रेड और कॉमर्स की बातें संभालती थी। यानी व्यापार, किस तरीके से मौर्य काल में व्यापार हो रहा है, क्या वहाँ का वाणिज्य है, कॉमर्शियल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, तो ये सारी चीज़ें चौथी समिति देखती थी। आगे बात करें तो अगला है पांचवी समिति। पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नज़र रखना, माल यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। जो पांचवी समिति थी वह मैन्युफैक्चरिंग का काम देखती थी, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उस पांचवी समिति के कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था। आगे बात करें तो अगला है छठी समिति। छठी समिति टैक्सेशन को देखती थी, कर वसूलने का काम करती थी। तो ये जो 6 समितियां हैं, हमें
इन्हें याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। हमें नगर प्रशासन में 3 पॉइंट ही याद रखना है। पहला पॉइंट, ये जो जानकारी का स्रोत, नगर प्रमुख और नगर प्रशासन, ये 3 पॉइंट को ही याद रखना है। बाकी जो पहली समिति, दूसरी समिति से लेकर जो छठी समिति है, इनके जो काम है, इन्हें हमें प्रीलिम्स के लिए याद नहीं रखना है। ये वहाँ इंपॉर्टेंट है कहाँ, तो ये जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है, चाहे वह स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल, अगर वहाँ आपसे सवाल आता है कि मौर्य काल के नगर प्रशासन को समझाइए या मौर्य काल के नगर प्रशासन को वर्णन कीजिए, तब आप यहाँ पे ये सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लें, समझ लें तो अच्छा है। तो ये 3 चीज़, जानकारी का स्रोत, नगर प्रमुख और नगर प्रशासन को ही याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो हमें मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था भी देखने को मिलती है, डिटेक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। और गुप्तचर को, डिटेक्टिव को गुण पुरुष कहा जाता था मौर्य काल में। क्या कहा जाता था? गुप्तचर को गुण पुरुष कहा जाता था। और मौर्य काल में हमें गुण पुरुष 2 तरह के देखने को मिलते हैं। पहला, एक तो संस्था और एक संचार। जो संस्था होती थी, जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी, वह एक ही स्थान पे कार्य करता था, एक ही स्थान पर रह के काम करता था। जो भी जासूसी, गुप्तचर मतलब क्या? जासूसी करना। तो जो मौर्य काल में जो गुप्तचर की व्यवस्था थी वह 2 तरीके की थी, एक संस्था और एक संचार। संस्था एक ही स्थान पर रह के जासूसी का काम करती थी, गुप्तचर का काम करती थी, जिन्हें गुण पुरुष कहा जाता था। और बात करें आगे, दूसरा है संचार। ये जो संचार था, ये भ्रमणशील था, ये घूम घूम के या एक जगह से दूसरी जगह जा जाके जासूसी करता था, गुप्तचर का काम करता था। इसे आप समझ सकते हैं जेम्स बॉन्ड। अगर जासूसी की बात करें तो जेम्स बॉन्ड एक बहुत बड़ा नाम आता है, हर कोई जानता है जेम्स बॉन्ड किस तरीके से जासूसी करता है। तो वही जेम्स बॉन्ड की तरह जो जासूसी करना जो सिस्टम है, वही था संचार। आगे बात करें तो जो गुप्तचर व्यवस्था है मौर्य काल की, इस गुप्तचर व्यवस्था के प्रमुख जो थे, जो चीफ थे, उन्हें महामात्य सर्प कहा जाता था। तो जो गुप्तचर व्यवस्था थी मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की, उसके जो प्रमुख होते थे, जो चीफ होते थे, उन्हें महामात्य सर्प कहा जाता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने मौर्य काल के नगर प्रशासन को भी समझ लिया और गुप्तचर व्यवस्था को भी समझ लिया। अब चलिए मौर्य काल के बारे में आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग राजस्व व्यवस्था को समझ लेते हैं, रेवेन्यू सिस्टम को समझ लेते हैं कि मौर्य काल में रेवेन्यू सिस्टम किस तरीके का था। सबसे पहले बात करें राजस्व व्यवस्था। तो ये राजस्व व्यवस्था क्या होता है? राजस्व व्यवस्था मतलब, राजस्व मतलब राज्य की आय, किसी भी राज्य की आय। तो राजस्व व्यवस्था से हम समझ सकते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है, यहाँ बात हो रही है कि मौर्य साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था, यानी पूरा जो मौर्य साम्राज्य है उसका आय का क्या व्यवस्था था। राजस्व मतलब पूरे राज्य की आय, मतलब मौर्य साम्राज्य की आय का क्या व्यवस्था था, उस पूरे राज्य की, उस पूरे साम्राज्य की इनकम कहाँ से जनरेट होती थी, उसकी क्या व्यवस्था थी, वही होती है राज्य व्यवस्था यानी रेवेन्यू सिस्टम। तो मौर्य साम्राज्य का जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो राजस्व व्यवस्था है, वह कहाँ से जनरेट होता था, उसका क्या क्या स्रोत था, मौर्य साम्राज्य में पैसे धन कहाँ से आते थे। तो सबसे पहले बात करें तो मौर्य साम्राज्य का आय का जो मुख्य स्रोत था वह था भू राजस्व। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू। जो पूरा मौर्य साम्राज्य था उसका जो धन आता था, जो संपत्ति आती थी, जो रेवेन्यू आता था, जो राजस्व आता था, वह भू राजस्व आता था, भूमि से आता था, लैंड रेवेन्यू। और यह केवल मौर्य साम्राज्य ही नहीं, पूरा प्राचीन इतिहास और पूरा मध्यकालीन इतिहास, इसमें हमें आय का जो मुख्य स्रोत मिलता है, जो रेवेन्यू का जो मुख्य स्रोत मिलता है, वह भू राजस्व ही होता है। भू राजस्व ही मुख्य स्रोत होता है रेवेन्यू का, राजस्व का। आगे बात करें तो जब लैंड रेवेन्यू को बात कर रहे हैं तो हमें मौर्य साम्राज्य में ये भी देखना है कि यहाँ किस तरीके की भूमि होती थी, किस तरीके की लैंड। तो मौर्य साम्राज्य में हमें 3 तरीके की लैंड देखने को मिलती है, भूमि 3 तरह की। सबसे पहला है सीता, ये सरकारी भूमि होती थी, यह गवर्नमेंट लैंड होता था। दूसरा होता था भाग, जिसे निजी कहते हैं, निजी जमीन को भाग कहा जाता था और सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। जब हम लोग अध्यक्ष के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था सीता अध्यक्ष, जो कृषि विभाग का हेड होता था, कृषि विभाग का अध्यक्ष जो होता था वो कौन था? सीता अध्यक्ष था। और सीता सरकारी भूमि। और दूसरा है भाग, भाग निजी भूमि को कहते हैं, जिसकी निजी संपत्ति, निजी जमीन है, वो सब भाग होगा। इसे याद रखना बेहद आसान है। भाग, निजी जमीन पे ही भाग होता है, नहीं हम लोग लड़ते हैं या मेरा भाग है या मेरा हिस्सा है, नहीं मिलेगा। तो तुम्हारा भाग वो वाला है, मेरा भाग ये वाला है, तुम्हारा वो हिस्सा वो वाला है, मेरा हिस्सा ये वाला है।
तो हिस्सा भाग की बात हम लोग जब अपने निजी की बात आती है तो वहाँ हम लोग भाग भाग में बांटने लगते हैं कि ये उस भाग, वो भाग मेरा भाई का है, ये भाग उसका भाई का है, ऐसे बंटवारा करते हैं। तो हम भाग से याद रखते हैं, भाग किसको करते हैं हम लोग? निजी जमीन को। निजी जमीन छोड़ते नहीं, भाग भाई जितना जिसका है उतना ले लो। तो भाग से हम लोग याद रख सकते हैं कि भाग किसकी बात करता है? तो निजी जमीन की, और सीता सरकारी भूमि की। आगे बात करें तो एक और जमीन देखने को मिलता है अदेव मातृक, और यह क्या जमीन है? तो इस जमीन में बिना वर्षा की अच्छी खेती होती है। जिस जमीन में बिना वर्षा की अच्छी खेती हो उस जमीन को क्या कहा जाता है? अदेव मातृक। तो हम लोगों ने जाना कि लैंड मौर्य साम्राज्य में 3 तरीके को देखने को मिलती है। पहला है सीता यानी सरकारी भूमि, भाग निजी प्राइवेट जमीन, और तीसरा अवदेव मात्रक ऐसी जमीन जहां बिना वर्षा के ही अच्छी खेती हो जाती है, अच्छी फसल का उत्पादन हो जाता है। आगे बात करें तो भूमि कर उत्पादन का 1/6 था ये कौटिल्य के अनुसार, और 1/4 था मेगास्थनीज के अनुसार। यानी मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में जो भूमि कर लगता था, जो लैंड पर टैक्स लगता था, वह उत्पादन का 1/6 लगता था। ये कहते हैं कौटिल्य। कौटिल्य के अनुसार से 1/6 लगता था, और मेगास्थनीज कहते हैं कि 1/4 लगता था। मान लीजिए किसी जमीन में 24 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, तो कौटिल्य कहते हैं कि अगर इस जमीन में 24 क्विंटल उत्पादन हुआ तो टैक्स के रूप में कितने का लगेगा? तो 1/6 यानी 4 क्विंटल का जो है वो टैक्स लगेगा। जमीन के उत्पादन का अगर आपने 24 क्विंटल गेहूं उत्पादन किया है किसी जमीन में तो 4 क्विंटल लगेगा आपका टैक्स। ये कहते हैं कौटिल्य यानी चाणक्य। और मेगास्थनीज कहते हैं कि जो 24 क्विंटल आपका गेहूं है इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा 6 क्विंटल। ये मेगास्थनीज कहते हैं। मेगास्थनीज 1/4 हिस्सा बोलते हैं और कौटिल्य 1/6 हिस्सा बोलते हैं। यानी कौटिल्य के हिसाब से 24 क्विंटल में 4 क्विंटल टैक्स पे जाएगा, और मेगास्थनीज के हिसाब से 24 क्विंटल में से 6 क्विंटल टैक्स पे जाएगा। तो इस तरीके से टैक्स होती थी मौर्य प्रशासन व्यवस्था में। अब आप पूछिएगा कि सर आपने 24 ही क्यों लिया? तो 24 इसलिए लिया क्योंकि 24 6 से डिवाइड हो जाएगा और 24 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने 24 लिया। आप 100 से भी कर सकते हैं। अगर 100 क्विंटल की बात करें तो 100 क्विंटल अगर आपका गेहूं का उत्पादन हुआ है किसी ज़मीन में तो लगभग 16 कुछ क्विंटल आपका हो जाएगा टैक्स कौटिल्य के हिसाब से, और आपका 100 में तो 25 क्विंटल यानी 100 क्विंटल गेहूं में 25 क्विंटल गेहूं आपका हो जाएगा मेगास्थनीज के हिसाब से टैक्स के रूप में। तो कौटिल्य 1/6 हिस्सा बोलता है और मेगास्थनीज 1/4 हिस्सा बोलता है भूमि कर। आगे बात करें तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था में हमें बिक्री कर भी देखने को मिलती है, सेल्स टैक्स, और मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में होता था। अगर मौर्य काल की बात करें, मौर्य प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो उसमें हमें बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स देखने को मिलता है, और यह मूल्य का 10वां भाग होता है। मान लीजिए किसी वस्तु की बिक्री 100 रुपीज़ की हुई तो उसमें जो बिक्री कर लगेगा वह 10वां हिस्सा यानी 10 लगेगा, 10 रुपीज़। 100 रुपीज़ की अगर बिक्री हुई तो 10 रुपीज़ का टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से बिक्री कर कितना था? तो मूल्य का 10वां भाग। भूमि कर कितना था? तो कौटिल्य के हिसाब से 1/6 और मेगास्थनीज के हिसाब से 1/4। आगे बात करें तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था में हमें कुछ अन्य कर देखने को मिलते हैं, अदर टैक्सेस भी देखने को मिलते हैं। तो क्या अदर टैक्सेस हैं? तो पहला है रज्जू, भूमि माप। भूमि माप पे जो टैक्स लगता था, लैंड सर्वे पे जो टैक्स लगता था उसे रज्जू कहा जाता था। और धार्मिक कर भी देखने को मिलते हैं मौर्य प्रशासन व्यवस्था में। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था, बलि के रूप में लगता था धार्मिक कर। आगे बात करें तो एक और कर होता था विविध, जो चारागाह पे लगता था, ग्रास लैंड पे लगता था। तो भूमि कर और बिक्री कर के अलावे मौर्य प्रशासन व्यवस्था में हमें 3 और अन्य कर देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है रज्जू जो भूमि माप पे लगता था, दूसरा मिलता है बलि जो एक धार्मिक कर होता था, और तीसरा था विविध जो चारागाह पे ग्रास लैंड पे कर लगता था। अब आगे बात करें तो मौर्य साम्राज्य में अगर किसी भी तरीके का अकाल पड़ता था
या कोई प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती थी, नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलती थी, तो वैसी स्थिति में कर पे छूट दी जाती थी। अकाल के समय कर पे राहत दिया जाता था। यानी मौर्य साम्राज्य में कर तो होता था, लेकिन अगर कोई आपदा आती थी, कोई डिजास्टर देखने को मिलता था या किसी तरीके का अकाल देखने को मिलता था, तो उस समय मौर्य साम्राज्य में करों पे छूट दी जाती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के राजस्व व्यवस्था को समझ लिया, रेवेन्यू सिस्टम को समझ लिया। अब आगे हम मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन की बात करें तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। जो युद्ध क्षेत्र में जाता था उसमें जो सेना का नेतृत्व करता था उस अधिकारी को नायक कहा जाता था। हालांकि जो सैन्य प्रशासन था उसका प्रमुख सेनापति होता था। सबसे पहले बात करें तो जो सेना होता था उसका सबसे पहले जो हेड होता था वह राजा होता था, और राजा के नीचे सेनापति आता था, और सेनापति के नीचे हमें नायक देखने को मिलता था। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी जो हमारा भारत है उसका जो पूरा सैन्य प्रशासन है उसका हेड हमें राष्ट्रपति देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, और राष्ट्रपति के नीचे कमांडर इन चीफ होते हैं। कमांडर इन चीफ होते हैं। तो भारत की अगर सैन्य प्रशासन की बात करें तो सबसे जो हेड है वो राष्ट्रपति होते हैं। सैन्य व्यवस्था राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रपति के नीचे कमांडर इन चीफ होते हैं। हालांकि कमांडर इन चीफ युद्ध में नहीं जाते हैं, लेकिन ये कभी भी जब भी युद्ध होता है तो ये अपने काबिल योद्धाओं को युद्ध में भेजते हैं। तो उसी तरीके से मौर्य साम्राज्य की बात करें, जब मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें सबसे हेड तो हमें राजा देखने को मिलते हैं। सबसे हेड राजा आते हैं, उसके बाद राजा के नीचे सेनापति आते हैं जो सैन्य प्रशासन के हेड होते हैं, जो पूरा सैन्य प्रशासन को संभालते हैं। और ये जो सेनापति होते हैं ये युद्ध में नहीं जाते हैं, ये अपने काबिल योद्धाओं को युद्ध में भेजते हैं, और उन्हीं काबिल योद्धाओं को जो नेतृत्व करता है उसका जो एक हेड होता है वही नायक कहलाता है, जो युद्ध क्षेत्र में पूरे सेना का नेतृत्व करता है। आगे बात करें तो जस्टिन एक इतिहासकार हैं। जस्टिन सैन्य प्रशासन में मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन की बातें बताता है कि मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन में सैनिकों की संख्या क्या थी। तो जस्टिन जो थे वे बताते हैं कि मौर्य सैन्य प्रशासन में कुल सैनिक 6 लाख थे, जिनमें से 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। काफ़ी बड़ी सेना थी मौर्य साम्राज्य की। जस्टिन बताते हैं कि कुल सैनिक तो 6 लाख थी, जिनमें से 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। और इनकी सेना को लुटेरों की सेना कहा है। मौर्य साम्राज्य की सेना को जस्टिन लुटेरों की सेना कहा है, आर्मी ऑफ रॉबर्स कहा है। और जस्टिन ने यह भी बताया है कि पश्चिमोत्तर भारत पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। तो ये बात बिल्कुल सही थी जो जस्टिन ने बताया है कि पश्चिमोत्तर भारत पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार था। जब सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध होती है तो सेल्यूकस निकेटर हार जाते हैं, और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में वो अपनी बेटी की शादी करा देते हैं, और दहेज के रूप में वह पश्चिमोत्तर भारत दे देते हैं, जिसमें आपका मकरान, हेरात और काबुल, कंधार वाले इलाके आते हैं। तो ये जस्टिन की बात बिल्कुल सही है कि पश्चिमोत्तर भारत पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं तो पश्चिमोत्तर हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करें तो अगला जो है प्लिनी इतिहासकार हैं। ये भी अपना विवरण देते हैं मौर्य साम्राज्य के सैन्य प्रशासन पे। तो ये बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य में 6 लाख पैदल सैनिक थे और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। तो सैन्य प्रशासन को लेके जस्टिन जो इतिहासकार हैं वे अपना अलग मत देते हैं और प्लिनी अपना अलग मत देते हैं। जस्टिन बोलते हैं कुल सैनिक 6 लाख थे, जिनमें 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। और प्लिनी बोलते हैं कि 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। तो ये दोनों इतिहासकार जस्टिन और प्लिनी बताते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य का सैन्य प्रशासन था वह बहुत बड़ी सेना थी उनकी। मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी थी, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अगर मौर्य साम्राज्य की सेना बड़ी नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो फिर इतने बड़े भारत पे अपना नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। और
हमें पता है कि ये मौर्य साम्राज्य अशोक के काल में पूरी तरीके से भारत पूरा कैप्चर कर लेता है, पूरा नियंत्रण भारत पे मौर्य साम्राज्य का आ जाता है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसकी सेना बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ताकतवर सेना थी, और उसी के माध्यम से वह काफ़ी साम्राज्य को अपने विस्तार करने में सफल हुआ। आगे बात करें तो मेगास्थनीज कहते हैं कि सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां थीं। मौर्य साम्राज्य में सेना के रख रखाव के लिए 6 समितियां देखने को मिलती है, और हर एक समिति में 5 सदस्य थे, यानी 30 सदस्य। 6 समितियों में 30 सदस्य थे। तो जब हम लोग नगर प्रशासन की बात करते हैं, जब हम लोग मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की बात करते हैं, तो उसमें भी मेगास्थनीज ने कहा था कि जो मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन है वह 6 समितियों में बटा हुआ है, और हर एक समिति में 5 सदस्य हैं, और हर एक समिति अलग अलग काम करती है। उसी तरह से मेगास्थनीज सैन्य प्रशासन में भी कहते हैं कि सेना के रखरखाव के लिए 6 समितियां थीं, हर एक समिति में 5 सदस्य थे। तो मेगास्थनीज कहते हैं कि पहली समिति जल सेना का रखरखाव करती थी, जल सेना का व्यवस्था करती थी। दूसरी समिति सामग्री वगैरह का व्यवस्था करती थी, यातायात हो गया, रसद हो गया, राशन पानी वगैरह। अगर सेना युद्ध के लिए जा रही है तो उसको सामान चाहिए, राशन का सामान चाहिए, हथियार वगैरह चाहिए, सामग्री बहुत सारे जरूरी सामान चाहिए, यातायात के साधन चाहिए। तो दूसरी समिति ये सब देखती थी कि सेना को क्या क्या जरूरी सामान है, क्या क्या सामग्री चाहिए, तो ये दूसरी समिति देखती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिक की व्यवस्था करती थी, पैदल सैनिक की रखरखाव करती थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना की देखभाल करती थी, अश्वारोही सेना का रखरखाव करती थी, अश्वारोही सेना का व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति गज सेना का रखरखाव करती थी, गज सेना की व्यवस्था देखती थी। छठी समिति रथ सेना को देखती थी, रथ सेना का रखरखाव करती थी। और मौर्य सैन्य प्रशासन में हमें अन्य अधिकारी भी देखने को मिलते हैं, अदर ऑफिसर्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अधिकारी होता है आयुधगारा अध्यक्ष। आयुधगारा अध्यक्ष कौन होते थे? तो ये लॉजिस्टिक्स का काम करते थे, यानी रसद को देखते थे। जो रसद, अगर सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं तो उन्हें क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है, तो उनके सामानों का देख रेख करना, रख रखाव करने का जो काम करता था, उसके जो अधिकारी थे वही आयुधगाराध्यक्ष कहलाते थे। आयुधगाराध्यक्ष लॉजिस्टिक्स का काम करते थे, यानी रसद का काम करते थे। और अगला अधिकारी था नवाध्यक्ष, जो जल सेना का रखरखाव करता था, नेवी का रखरखाव करता था, नेवी की देखभाल करता था। अब आगे हम मौर्य साम्राज्य के न्याय प्रशासन की बात कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के न्याय प्रशासन की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय होता था, सुप्रीम कोर्ट होता था, और इसका जो हेड होता था वह राजा होता था, किंग होता था। यानी मौर्य साम्राज्य में फैसले लेने का जो अधिकार था वह राजा के पास था। राजा का फैसला आखिरी फैसला होता था, फाइनल डिसीजन होता था। आगे बात करें तो हमें मौर्य साम्राज्य में जनपद न्यायालय भी देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिलता है, और इसका जो प्रमुख होता था वह राजुक होता था। और जनपद न्यायालय की स्थापना अशोक ने की थी। आगे बात करें तो इसमें हमें ग्राम न्यायालय भी देखने को मिलता है, विलेज कोर्ट देखने को मिलता है, और इसके जो हेड होते थे वे ग्रामणी होते थे। अब आगे बात करें तो मौर्य साम्राज्य में कठोर न्याय था और कठोर दंड व्यवस्था थी, स्ट्रिक्ट जस्टिस और पैनल सिस्टम। तो मौर्य साम्राज्य में हमें कठोर न्याय व्यवस्था देखने को मिलता है, कठोर दंड व्यवस्था भी देखने को मिलता है। और कौटिल्य भी अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं कि किसी भी प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमें कठोर न्याय व्यवस्था रखने की ज़रूरत है और कठोर दंड व्यवस्था भी रखने की ज़रूरत है। अब आगे बात करें तो कौटिल्य बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य में 2 तरह के न्यायालय देखने को मिलते थे। तो पहला था दीवानी न्यायालय, इन्हें धर्मस्थीय न्यायालय भी कहते थे, और इनके जो हेड होते थे वे उन्हें धर्मस्थ कहा जाता था या फिर व्यवहारिक कहा जाता था। दीवानी न्यायालय क्या था? तो सिविल कोर्ट होता था, जिसमें आपका संपत्ति से रिलेटेड मुद्दे या फिर तलाक से रिलेटेड मुद्दे, ये सब मुद्दे देखने को मिलते थे। और दूसरा था कंटक शोधन, यानी फौजदारी न्यायालय, यानी क्रिमिनल कोर्ट। इसका जो हेड होता था वह प्रदेष्टा होता था, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिए हैं। तो कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालय क्या? तो क्रिमिनल कोर्ट। इसमें क्राइम से रिलेटेड केस आते थे, क्राइम से रिलेटेड मामले देखने को मिलते थे। तो कौटिल्य कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य में 2 तरह के न्यायालय देखने को मिलता है। पहला तो धर्मस्थीय, जिन्हें दीवानी न्यायालय भी कहा जाता है, और
दूसरा कंटक शोधन, जिन्हें फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को समझ लिया और यहीं प्रशासनिक व्यवस्था की टॉपिक कंप्लीट होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य के सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे और आर्थिक व्यवस्था को जानेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।